दोस्तों नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से। और इसके आने से बहुत सारे नियम या रूल्स बदलने वाले हैं। तो नया सेक्शन है सेक्शन 508 जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इंसर्ट किया गया है। और ये सेक्शन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब कि बैंक्स या पोस्ट ऑफिस इनको एक ऑब्लिगेशन दे रहा है, मतलब जिम्मेदारी दे दी गई है इनको कि अगर कोई व्यक्ति एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर जाकर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देंगे। तो बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में आप पैसा जमा करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि बैंक आपका साथी नहीं है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साथी है। जैसे ही आप स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर जाके अपने बैंक में ट्रांजैक्शन करेंगे तो सारी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी और तब डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भेज देगा। आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। नया सेक्शन है 508 और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैश डिपॉजिट लिमिट पर ईयर और पर ट्रांजैक्शन कितनी रखी गई है, मतलब कि आप कितना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं 1 साल के अंदर, और एक सिंगल डे के अंदर भी लिमिट है तो कितनी लिमिट होगी। एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है, क्या इसकी भी कोई लिमिट है। यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस या किसी भी ऑनलाइन मोड से अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसकी क्या लिमिट है। मैक्सिमम बैलेंस आप अपने अकाउंट में कितना रख सकते हैं। कितने साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है, और किसी भी तरह के नोटिस से बचने के लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या रिप्लाई आप फाइल कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट आप पर क्या पेनल्टी लगाता है अगर आप किसी इनकम का सोर्स डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले तो हम कैश डिपॉजिट लिमिट की बात करेंगे। तो दोस्तों बैंक को हर साल एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है जिसे कि एसएफटी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसमें बैंक रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर जा रहा है किसी भी व्यक्ति का ट्रांजैक्शन। ये स्पेसिफाइड लिमिट क्या होती है आगे वीडियो में हम जानेंगे। ये जो लिमिट होती है ये पैन बेसिस पर होती है। इसका मतलब कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सबको मिलाकर ये लिमिट बनाई जाती है। सेविंग अकाउंट में इंक्लूड होता है आपका आरडी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, माइनर अकाउंट, ये सब सेविंग अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। तो जो लिमिट बताई गई है उसमें ये सारे अकाउंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस कब भेजता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया है 15-20 लाख 30 लाख तो आपको नोटिस आ जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस तब भेजता है जबकि हमारी आईटीआर हमारे कैश ट्रांजैक्शंस के साथ मिसमैच करती है। बैंक अकाउंट आपका है, सेविंग अकाउंट आपका है, तो आप चाहे जितना चाहे पैसा उसके अंदर जमा कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग आपकी आईटीआर में होनी चाहिए। अगर प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं है, अगर आपका एआईएस टीआईएस आपके आईटीआर के साथ मैच नहीं कर रहा है, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है और आपसे इन कैश ट्रांजैक्शंस का सोर्स पूछता है। तो चलिए देखते हैं कि लिमिट क्या बताई गई है। तो दोस्तों अगर हम पर ईयर की बात करें तो 10 लाख की लिमिट होती है अगर आपने बैंक में पैन नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे साल भर में 10 लाख रुपए बैंक में जमा कर सकते हैं, तो बैंक एसएफटी के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ये अमाउंट एक्सीड कर दिया, आपने 12 लाख 15 लाख कैश डिपॉजिट करवा दिया सेविंग अकाउंट में, तो ये लिमिट एक्सीड हो गई और आपका बैंक एसएफटी में आपका नाम भेज देगा कि इस पर्सन ने पैन नंबर इतना है, हमारे बैंक में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है। फिर अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, आपने बैंक में पैन नंबर नहीं दिया हुआ है लेकिन आपने आधार नंबर दिया हुआ है, तो आपके लिए लिमिट हो जाती है 5 लाख रुपए की। जैसे ही आप 5 लाख रुपए से ज्यादा का कैश अपने अकाउंट में जमा करते हैं तो बैंक एसएफटी के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता है कि फलाना व्यक्ति ने 5 लाख रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया है। पैन नंबर तो आपने नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि आधार नंबर लगा हुआ है तो आधार नंबर से
आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट को पता चल जाती हैं और आपके पास एक नोटिस भेज दिया जाता है। ये जो दोनों लिमिट्स हैं, ये पर ईयर की हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉज़िट किया, अगर आपके पास पैन नंबर है, और 5 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉज़िट किया अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर हम सिंगल डे की बात करें, तो 1 दिन की लिमिट को भी यहाँ पे फिक्स किया गया है। अगर 1 दिन के अंदर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉज़िट करते हैं अपने अकाउंट में, तो इसकी सूचना भी आपका बैंक एसएफटी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकता है? तो सेविंग अकाउंट आप जितने चाहें उतने मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी लिमिट किसी भी एक्ट के अंदर फिक्स नहीं की गई है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स रखते हैं तो उसमें अननेसेसरी चार्जेस लगते हैं। मिनिमम बैलेंस का भी हमें झंझट रहता है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। किसी बैंक में 5,000 है, किसी बैंक में 10,000 है। एटीएम के चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, हर बैंक के एसएमएस चार्जेस देने पड़ते हैं। तो काफ़ी सारे अननेसेसरी चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। इसलिए अगर आप 2 सेविंग अकाउंट अपने पास रखते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट हैं। इससे ज़्यादा सेविंग अकाउंट नहीं रखने चाहिए। फिर क्या यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की भी रिपोर्टिंग होती है? तो अगर आप पैसा यूपीआई से लेते हैं या देते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस या ऑनलाइन मोड में आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके लिए कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है बैंक्स के ऊपर कि उनको रिपोर्टिंग करनी है। तो एसएफटी की जो रिपोर्टिंग होती है वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस के लिए ही की जाती है। अगर आप ऑनलाइन मोड से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसके लिए बैंक कोई भी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं करता है। लेकिन आप कितना ट्रांजैक्शन कैश में कर रहे हैं, कितना ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। क्योंकि अब सारा सिस्टम एआई से कनेक्टेड हो चुका है, तो अगर आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा यूपीआई का लेन-देन होता है, 40 लाख, 50 लाख, तो ये सब एआई कैच कर लेता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सूचना मिल जाती है। अगर आपकी आईटीआर मिसमैच करती है आपके यूपीआई ट्रांजैक्शंस के साथ, तब भी आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। इसका हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है जिसमें कि आपको 15 लाख रुपए कैश में मिले और बाकी का पैसा आपको चेक से या यूपीआई से मिला। अब आपने अपनी जो आईटीआर फाइल की उसमें आपने अपना प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया। अब क्योंकि 15 लाख रुपए आपने कैश में डिपॉजिट किए हैं, तो बैंक इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास नोटिस भेज देगा। इसी तरह से मान लेते हैं कि आपको वसीयत में बाय विल कोई पैसा मिला है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से कोई पैसा मिला। वैसे तो बाय विल या वसीयत में जो भी पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन उसका डिस्क्लोजर प्रॉपरली ज़रूरी है। अगर आपने अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया, भले ही आपको वो चेक से या यूपीआई के थ्रू मिला है, आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है कि आपके अकाउंट में ये जो पैसा जमा हुआ है ये आपकी आईटीआर के साथ मिसमैच कर रहा है। तो बैंक अकाउंट आपका है, पैसा आपका है, लेकिन प्रॉपर डिस्क्लोजर ज़रूरी है, भले ही वो एग्जेम्प्ट इनकम हो या फिर वो टैक्सेबल इनकम हो। तो डिपार्टमेंट आपसे सिर्फ ये चाहता है कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा जमा हुआ है, चाहे वो कैश डिपॉजिट हुआ हो, चाहे वो यूपीआई के थ्रू जमा हुआ हो, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर आपके आईटीआर में होना चाहिए। वैसे भी अब सब कुछ पैन और आधार से लिंक है, तो आपके एआईएस, टीआईएस में सारी इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं कि आपने कहाँ-कहाँ कौन से ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बाद अब देखते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस कब तक भेज सकता है। तो एसएफटी के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसके लिए हमें सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 में नोटिस आ सकता है, जिसमें कि हमसे इंफॉर्मेशंस मांगी जा सकती हैं, और सेक्शन 148 में नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे ई कैंपेन भी चलाता है, जिसमें कि आपको बार-बार इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके एआईएस में एसएफटी ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं जो कि आपकी आईटीआर से मिसमैच कर रहे हैं, तो आप प्रॉपरली अपनी आईटीआर को फाइल करें या फिर इसे रिवाइज कर दें। ई कैंपेन के बावजूद अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं या आप नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं या फिर आप अपने आईटीआर को रिवाइज नहीं करते हैं, तब डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू करता है सेक्शन 133(6) में, जिसमें कि आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जिसके बेसिस पर डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि आपकी आईटीआर करेक्टली फाइल हुई है या नहीं।
सेक्शन 133(6) के नोटिस को अगर आप इग्नोर करते हैं तो फर्दर आपको नोटिसेस आते हैं और इसको इग्नोर करने पर 500 पर डे की पेनल्टी भी लगाई जाती है। एसएफटी का नोटिस हमें कब तक आ सकता है? तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं। अगर अमाउंट 50 लाख रुपए से कम का है तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 4 साल तक आपको नोटिस आ सकता है। जैसे कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें तो इसके लिए आपको नोटिस आ सकता है 31 मार्च 2030 तक। और अगर हम असेसमेंट ईयर लेते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का असेसमेंट ईयर होता है 26-27। तो असेसमेंट ईयर एंड होने के 3 साल के अंदर तक आपको नोटिस आ सकता है, मतलब कि 31 मार्च 2030 तक। और अब इन्होंने इसे एक्सटेंड भी कर दिया है 3 महीने के लिए, तो आपको जून 2030 तक नोटिस आ सकता है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, अगर अमाउंट 50 लाख रुपए से कम का है। लेकिन अब सब कुछ बहुत फास्ट हो चुका है, एआई से सब कुछ कनेक्टेड हो चुका है, तो इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। अगर कोई भी मिसमैच है तो 1 साल के अंदर ही आपको नोटिस आ जाता है। अगर अमाउंट आपका 50 लाख से ऊपर का है तो फिर नोटिस आपको 10 साल तक आ सकता है। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 10 साल तक आपको नोटिस भेजा जा सकता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें जो कि एंड होगा 31 मार्च 2026 को, तो इस वाले साल के लिए आपको नोटिस भेजा जा सकता है 31 जून 2036 तक। 3 महीने का एक्सटेंशन यहाँ पर भी इन्होंने ले लिया है, तो पहले 31 मार्च 2036 तक भेजा जा सकता था, पर अब इसे 31 जून 2036 तक भेजा जा सकता है अगर अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा का है। लेकिन अब डिपार्टमेंट 1-2 साल के अंदर ही नोटिस भेज देता है। सब कुछ पैन से और आधार से लिंक्ड है, पैन और आधार भी आपस में लिंक्ड हैं, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस विद इन द सेम ईयर ट्रैक हो जाते हैं। अब अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस से बचना है, आप चाहते हैं कि हमें नोटिस ना आए, तो हमें करना क्या चाहिए? और अगर आपके पास कोई नोटिस आ जाता है, आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी कितनी लगाता है? तो दोस्तों, किसी भी तरह के नोटिस से बचने के लिए हमेशा अपने पास सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आपको रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम पूरे साल भर ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं और फिर ईयर एंड में हमें याद नहीं आता है कि ये कैश हमें किससे मिला था या किसने हमें दिया था। आप जो भी आईटीआर फाइल करेंगे, जैसे कि हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करते हैं, तो ये आईटीआर आप हमेशा अपने एआईएस और टीआईएस से मैच करके ही फाइल करेंगे। साथ में आपके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं उनमें जो भी आपकी इनकम रिसीव हो रही है या जो भी कैश आप उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके आईटीआर में होना चाहिए। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी सेल की है, या फिर आपको बाय विल कुछ पैसा मिला है, या फिर आपने किसी रिलेटिव से कोई लोन लिया है। अगर आपके आईटीआर में प्रॉपर डिस्क्लोजर रहेगा तो भले ही आपने कितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया हो, कोई इनकम टैक्स नोटिस आपके पास नहीं आएगा। अच्छा, अब इन केस अगर आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है तो आपको प्रॉपरली उसका रिप्लाई फाइल करना है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। अगर आपने कोई इनकम हाइड की है और आप उसे डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो अब आप अपडेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड आईटीआर में आप डिस्क्लोज कर सकते हैं जो भी आपने इनकम्स हाइड की हैं, और प्रॉपरली आप उसके ऊपर टैक्सेस पे कर सकते हैं। अपडेटेड आईटीआर में पेनल्टीज काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती हैं, लेकिन सेक्शन 69 में जब पेनल्टी लगती है तो वो उससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो सेक्शन 69 की पेनल्टी से बचने के लिए आप अपडेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर सोर्स डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं तो इस पैसे को आपकी अनएक्सप्लेन्ड मनी मान के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर सेक्शन 69 में पेनल्टी लगाता है, जो कि अप टू 84% होती है। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाने से पहले आपको इन लिमिट्स का ध्यान रखना है। अगर आपकी लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं तो आपको प्रॉपरली अपने आईटीआर में डिस्क्लोज ज़रूर करना है कि पैसा आपके पास कहाँ से आया है, क्योंकि जैसे ही लिमिट्स क्रॉस होंगी डिपार्टमेंट को इसकी सूचना मिल जाएगी, और आपके आईटीआर से अगर ये मैच नहीं करता है तो आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आपने इससे काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।